नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एम PCS। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम UPSC अथवा PCS मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी न्यूज़ पेपर के आर्टिकल अथवा न्यूज़ होती हैं उनको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। देखिए, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है स्पेस इकोनॉमी अर्थात अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। इस आर्टिकल्स के जो बिंदु हैं इनको हमने लिया है जुलाई मंथ की क्रॉनिकल मैगजीन से। तो चलिए देखते हैं क्या है अंतरिक्ष व्यवस्था और क्या है अंतरिक्ष व्यवस्था से संबंधित परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए, वर्तमान में जो हमारे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, जो कि स्वतंत्र प्रभार है, उनका बयान आया कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में देश की हिस्सेदारी जो है, अगर हम तुलना करें 2021 की तुलना में, तो 2030 तक 4 गुना बढ़ जाएगी वो। अगर 2022 की बात करें तो 2022 में देखिए अंतरिक्ष संबंधी स्टार्टअप भारत में केवल एक ही था और 2024 में यानी वर्तमान में आज अंतरिक्ष संबंधी स्टार्टअपों की जो संख्या है वो 200 हो चुकी है, अर्थात इस संख्या में 200 गुना की वृद्धि हुई है। अगर अंतरिक्ष क्षेत्र की हम बात करें तो 2023 में भी केवल 2023 के 8 महीनों में 1000 करोड़ का निवेश किया गया है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अब देखिए, अगर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को हम परिभाषित करते हैं तो अंतरिक्ष में उपयोग के लिए उत्पादित जो भी वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उससे संबंधित कोई भी उत्पाद अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अगर OECD जो कि देशों का एक संगठन है उसके माध्यम से अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने की कोशिश की जाए तो OECD का कहना है कि ऐसी गतिविधियों की पूरी श्रृंखला और संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को, जो कि अंतरिक्ष की खोज, शोध, समझ, प्रबंधन और उपयोग के लिए मनुष्य के लिए मूल्य और लाभ उत्पन्न करते हैं। तो ये देखा हमने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था और वर्तमान में जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, वो किस तरह से 4 गुना बढ़ने की है भारत में, किस तरह से विकास कर रहा है हमारा भारत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, वहाँ हमने आंकड़ों को देखा। अब देखिए, भारत में अगर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की बात करी जाए तो वर्तमान में जो भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी है, भारत सरकार का प्रयास है कि इसे 2030 तक बढ़ाकर 8% कर दिया जाए। आज 1.5 और 2% के लगभग वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी है, लेकिन सरकार का प्रयास है कि 2030 तक इसे बढ़ाकर 8% और 2047 तक, जबकि भारत ने लक्ष्य रखा है विकसित राष्ट्र बनने का, तो उस समय वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 15% तक पहुँचे। अगर देखिए 2023 के आंकड़ों की बात की जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार 8.4 बिलियन डॉलर का है और ये जो व्यापार है ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर में भी 8% की दर से ये बढ़ रहा है। और किसके सहयोग से ये खुलासा हुआ है, तो विभिन्न बाजार सर्वेक्षण जो हैं उन्होंने इस तरह का अनुमान जारी किया है। और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में देखिए निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और सैटेलाइट लॉन्च में वृद्धि देखी जा रही है। अगर 1990 के दशक से लेके हम वर्तमान तक की बात करें तो इसरो ने आज तक 424 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए हैं, लेकिन पिछले 9 वर्षों में ही इन 424 में से 389 पिछले 9 वर्षों में लॉन्च किए गए हैं, यानी 90% से अधिक। अगर 1990 के दशक से हम बात करें तो जो उपग्रह लॉन्च किए गए हैं 1990 से वर्तमान तक, उनमें से 90% से अधिक तो पिछले 9 वर्षों में लॉन्च किए गए हैं। यानी वर्तमान में जो सैटेलाइट लॉन्च है उसमें वृद्धि देखी जा रही है, निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही है और भारत सरकार भी इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रही है। अब देखिए, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की चुनौतियां क्या क्या हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है
जो कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को व्यवहार में लागू करने का प्रयत्न करता है। इसलिए बजट का एक बड़ा भाग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए खर्च किया जाता है। इस क्रम में जो हमारे अनुसंधान जैसे क्षेत्र हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए जो भी बजटीय आवंटन है, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। अगर हम बात करें तो डेटा की कमी भी है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में जितने भी हिस्सेदार हैं, हितधारक हैं, उनका जो आंकड़ा है वो वैज्ञानिक विधि से एकत्रित नहीं किया गया है। आजकल वर्तमान दौर की अगर बात की जाए तो दुनिया का चाहे वो कोई भी देश हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, प्रत्येक देश में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो चुकी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उपग्रह को लॉन्च करे। इससे क्या है कि अंतरिक्ष में एक बहुत ज़्यादा जब उपग्रह निष्क्रिय हो जाते हैं तो उसके उपरांत अंतरिक्ष में मलबा एकत्रित हो जाता है। और जो कैसलर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक अवधारणा को यहाँ पर दिया था अंतरिक्ष मलबे से संबंधित, कैसलर सिंड्रोम के नाम से जिसे हम जानते हैं, कि ऐसा भी हो सकता है कि जो अंतरिक्ष मलबा है वो विभिन्न उपग्रह हैं, जो सक्रिय उपग्रह हैं, उनसे टकराए और एक ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति को जन्म दे। साथ ही साथ वर्तमान में प्रतिभा पलायन का मुद्दा भी भारत में देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बेहतर अवसर और करियर की तलाश में कहीं ना कहीं विदेश का रुख कर लेते हैं। तो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के सामने कहीं ना कहीं चुनौती ब्रेन ड्रेन के कारण भी आती है। मजबूत विवाद निपटान और निवारण तंत्र का अभाव। देखिए, अगर निजी निवेश को हम आकर्षित करना चाहते हैं अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत विवाद निपटान तंत्र का हमें स्थापना करनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो निवेश गंतव्य के रूप में जो छवि है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। अगर हम बात करते हैं भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, तो देखिए, पहला जो नीति लाई है भारत सरकार 2023 में, भारतीय अंतरिक्ष नीति, इसके माध्यम से जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनकी भागीदारी को भी बढ़ावा दिया गया। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक चुनौती क्या है कि कम बजटीय आवंटन हो पाता है, तो उस समस्या को कहीं ना कहीं संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने का कार्य भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। विदेशी निवेश की अगर बात करें, देखिए, बहुत सारे उपग्रह निर्माण और संचालन के लिए स्वचालित मार्ग से एफडीआई की अनुमति 74% तक दी गई है, ताकि उपग्रह क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई को भी आकर्षित किया जा सके। अर्थात किसी भी विदेशी निवेश को केवल सरकारी मंजूरी के साथ ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश करने की मंजूरी है। एंटी सैटेलाइट हथियार का परीक्षण, देखिए, 2019 में भारत सरकार ने मिशन शक्ति के नाम से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जिसमें भारत ने एंटी सैटेलाइट हथियार का परीक्षण किया और भारत वर्तमान में अमेरिका, रूस और चीन की बराबरी करने वाला चौथा देश बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष संघ, ये देखिए, एक ऐसी कंपनियों का और उद्योगों का संघ है जो अंतरिक्ष उपग्रह निर्माण में, उनके संचालन में, उनके शोध में कार्यरत हैं। और एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, देखिए, अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत ये एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है और इसे 1992 में इसरो के अंतरिक्ष उत्पादों का व्यावसायिक उपयोग करने, तकनीकी परामर्श प्रदान करने और उद्योगों के लिए प्रौद्योगिक हस्तांतरित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। तो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, एफडीआई में 74% स्वचालित मार्ग से विदेशी निवेश की अनुमति, एंटी सैटेलाइट हथियार का परीक्षण 2019 में मिशन शक्ति के माध्यम से, भारतीय अंतरिक्ष संघ और एंट्रिक्स कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों की स्थापना। अब आगे देखिए क्या हो सकता है। जैसा कि भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष नीति के माध्यम से जो व्यवस्था की है कि निजी
जो क्षेत्र है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जाए निवेश करने के लिए। तो इसके लिए देखिए नीति निर्माण तो हो चुका है। इस नीति निर्माण के पश्चात इस नीति का कार्यान्वयन के लिए भी हमें बहुत सारे कदम उठाने होंगे। एफडीआई में भी बहुत सारी कमियों को दूर करके निवेश का विकेंद्रीकरण करना होगा, जिससे कि जो छोटे छोटे एमएसएमई जैसे क्षेत्र के माध्यम से भी यहाँ एफडीआई को आकर्षित किया जा सके। अंतरिक्ष मलबे का निराकरण करने के लिए जो इसरो संस्था है उसने एक नेत्र परियोजना की शुरुआत की है, ताकि जो हमारे अंतरिक्ष में सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, उनको अंतरिक्ष मलबे के साथ कोलिजन अर्थात टक्कर से बचाया जा सके। तो नेत्र परियोजना इस विषय में क्या करेगी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की तरह कार्य करते हुए अंतरिक्ष मलबों के खतरों से सुरक्षित करने का प्रावधान उपलब्ध कराती है। नेत्र परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया ही जा रहा है, जैसा आप जानते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि अगर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने की संकल्पना को साकार करने में। क्योंकि भारत सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है कि 2047 तक जो वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है उसमें 15% की हिस्सेदारी को किसी ना किसी तरीके से सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को अगर भारत सरकार बढ़ावा देती है और इसमें जो प्रत्याशित लाभ और जो हमारी एक तरह की उम्मीद है वो आगे बढ़ती है, उस तरह की उपलब्धियों को हम हासिल कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये भारत की सामरिक क्षमता को भी बढ़ाएगा, भारत की वैश्विक क्षमता में भी इजाफा होगा और भारत के विकसित राष्ट्र बनने की संकल्पना को भी कहीं ना कहीं ये साकार करने में साबित होगी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों आज को ये जो टॉपिक था आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। जीएस पेपर 3 के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद।